हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th का आईसीएससी का जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली हम उसी का भी डिस्कशन कर रहे हैं। इसके डिस्कशन में लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम क्या होता है और थोड़ा सा हम लोगों ने एमीटर और वोल्ट मीटर इनकी स्टडी की थी। ठीक है, होता क्या है, मतलब किस तरह से कनेक्ट होता है। फिर ओम्स लॉ के ग्राफ की बात कर रहे थे। बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ग्राफ जब आप देखते हो तो आपको सिंपल लिखता है कि चलो भाई ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, काम खत्म, बस हो गया। या उसकी इंफॉर्मेशन से चलो भाई फला इंफॉर्मेशन से ये चीज मिलती है, इस इंफॉर्मेशन से इतनी चीजें मिलती हैं, यही पता होता है। बट ग्राफ में बेसिकली हम क्या फाइंड करते हैं, थोड़ा सा ये भी हम देख लें, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरी है। तो उसको हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपका एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यार आंख में आज थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलो, ऐसे ही आपके वीडियो थोड़ा सा लेट डिलीवर होता है तो पता चला कि इसमें थोड़ा सोचने लगे तो और लेट हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें अपने पास सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं ग्राफ। देखो, ओम्स लॉ की बात होगी तो इसमें हम वीआई ग्राफ बताएंगे। वीआई ग्राफ क्या होता है और इसमें क्या क्या फाइंड करते हैं। लेकिन उसके पहले हम ग्राफ को समझ लें, ग्राफ क्या होता है। तो कोई भी ग्राफ है, इसमें अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। कोई भी ग्राफ है, किसी भी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। जैसे आपके पास कोई ग्राफ है, इसमें आप दो इंफॉर्मेशन आपके पास है जिसका आप यूज कर सकते हो। क्या क्या? तो इसमें एक चीज है जिसका की नाम है स्लोप, और दूसरा जो है वो क्या है, एरिया। अब आप कहोगे यार ये स्लोप और एरिया ये क्या सर बता रहे हैं। तो देखो, स्लोप का मतलब होता है कि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में जो कुछ भी है इससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी वाई एक्सिस पर है। मान लो वाई एक्सिस पर वी है, एक्स एक्सिस पर आई है, तो वी अपॉन आई। आपने वाई एक्सिस पर क्या ले लिया, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो वाई एक्सिस पर आपने ले लिया वी, एक्स एक्सिस पर ले लिया आई, तो स्लोप क्या हो जाएगा, v अपान आई, ये हो जाएगा। और मान लीजिए यहीं पर अगर आपने वाई एक्सिस पर आई को ले लिया और एक्स एक्सिस पर v को ले लिया, अब जो आपका स्लोप होगा वो क्या होगा, आई अपान बी, वाई इंटू एक्स, ये होता है स्लोप कर्व। स्लोप इस तरह से हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किस पर, एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया क्या होता है, तो एरिया में हम क्या करते हैं, एरिया में वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, जो कुछ भी आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो काफी सिंपल है। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है तो इसमें अपने पास दो ऑप्शन है, या तो हम स्लोप फाइंड करें या फिर हम एरिया फाइंड करें। देखिए, स्लोप की अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैथ्स में आप पढ़ते हो डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन होती है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट इज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप। स्लोप की जो डेफिनेशन होगी वो होगी इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हो गया स्लोप की डेफिनेशन। लेकिन सिंपली स्लोप टेन थीटा का इक्वल होता है और वाई एक्सिस अपान एक्स एक्सिस करके हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। एरिया में वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस मीन्स एरिया अंडर द लाइन और कर्व, ये हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जो अपने ओम भाई ने जो कुछ भी बताया था पीआई ग्राफ को लेकर, तो चलिए हम उसकी बात करने जा रहे हैं। देखो बेटा, आपके पास दो ऑप्शन, या तो वी आई ग्राफ होगा या फिर आपके पास दूसरा ग्राफ ये होगा आई वी ग्राफ। जरूरी थोड़े है कि ये कहीं देंगे, है कि नहीं। ये जो एक्सिस है ये चेंज हो जाता है कई बार, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वी आई ग्राफ है कि आई वी ग्राफ है। तो मान लो अगर ये ग्राफ है वी आई, तो इसमें अगर आपने स्लोप फाइंड किया तो स्लोप क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस अपान एक्स एक्सिस बी अपान आई, और ये हो जाएगा आर। क्लियर?
अगर इंक्लिनेशन को हम बात करें, स्लोप की बात करें, तो वीआई ग्राफ अगर है तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस इससे निकालेंगे। और अगर मान लीजिए यहीं पर आपके पास क्या आ गया, अगर हमें इसका स्लोप फाइंड करना है तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, आई अपॉन वी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन आर। है ना इंटरेस्टिंग? ग्राफ तो वी आई है, लेकिन पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, जहां वी है वहां आई कर दिया, जहां आई है वहां वी कर दिया। तो स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। अगर स्लोप आपको निकालना है किसी में भी, जरूरी नहीं किसी में निकालो भाई, कहीं से भी निकालो, कहीं से भी निकालो। स्लोप क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वी अपॉन आई, तो इससे आपका निकल जाएगा आर, रेजिस्टेंस। लेकिन लेकिन थोड़ा सा समझिए इस चीज को, अगर इसकी पोजीशन को हमने चेंज कर दिया, पोजीशन को चेंज किया, पोजीशन को चेंज किया मींस आई और ए हो गया था। स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस जो आप करोगे तो आई अपॉन वी यानी 1 अपॉन आर। तो हमेशा याद रखिएगा, वीआई ग्राफ में आपको देखना पड़ेगा कि वीआई है कि आईवी है। अगर वीआई है तो ये, आईवी है तो ये। लेकिन एरिया की जब बात करोगे आप, एरिया में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एरिया क्या होगा, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, और इससे हमें मिलता है पावर। तो केवल ये अगर आप सोच रहे हो कि ओम्स लॉ में भी और आई एक्सिस होता है और इससे हमें क्या मिल जाता है, भी और आई से केवल रेजिस्टेंस मिलता है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओम्स लॉ से हमें रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है, पावर की इंफॉर्मेशन मिलती है जब हम एरिया यूज करते हैं, और स्लोप मींस 1 अपॉन आर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ से कितनी चीजें मिली हमें, 3। एक मिला रेजिस्टेंस, वी आई ग्राफ है, अगर स्लोप निकालें तो। आई वी ग्राफ है तो क्या होगा, आई अपॉन वी यानी 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर क्या होता है, कंडक्टेंस। ठीक है, और एरिया, एरिया से भी इंटू आई, इससे क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो 3 चीजें मिल गई। फिर मैं रिपीट कर दूं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिक पावर। रेजिस्टेंस पर तो आएंगे ही आएंगे। अब आप पूछोगे कि सर ये नई चीज आपने बता दी, कंडक्टेंस क्या होता है। तो देखो, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये हो गया कंडक्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। अच्छा, इसको हम लोग म्हो भी बोलते हैं, MHO। ओम इनवर्स को म्हो भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है साइमन। द SI यूनिट ऑफ द कंडक्टेंस इज साइमन। तो क्लियर हुआ, व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस का 1 अपॉन आर यानी ओम इनवर्स। इसको म्हो भी बोलते हैं, MHO, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइमन। द अनदर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज साइमन। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है। तो इसमें चीजें आसानी से हो जाती है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यार, क्या होगा दिमाग लगा के। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद किसी भी आई ग्राफ का डिस्कशन करने के लिए। आपको थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये जो अपने पास है आई है, किसमें है, एम्पियर में, और ये अपने पास भी है, और ये जो वी है वो किसमें है, वोल्ट। इतना है अपने पास। और आपके पास मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी ले लें, कंसीडर तो कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते तो इसमें मान लीजिए इस टाइप से
कोई ग्राफ है और आपसे कहा जाए भाई एक ऐसा काम कर लो आप कि इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। अब आप कहोगे यार इसमें कौन सी बड़ी चीज है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। एक लाइन यहां से ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, एक लाइन हम यहां से ड्रॉ कर देंगे और ये जो सेकंड लाइन है ये यहां से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट का नाम लिख दें ए और इसका नाम लिख दें बी, ठीक है। मान लीजिए यहां मार्किंग है 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ऐसे ही मान के चलिए कि इधर भी कुछ मार्किंग है। क्या मार्किंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, ठीक है। बोल्ड। अब आपसे पूछा जाए फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब होगा स्लोप ऑफ ए बी। तो हमने स्लोप क्यों कहा, क्योंकि ये वी आई ग्राफ है। अगर ये आई वी ग्राफ होता तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी हम क्या लिखते, 1 स्लोप ऑफ ए बी। क्लियर है ना। देखो जैसा भाई जैसी जरूरत वैसा काम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे की तरफ कर देंगे और ये हो जाएगा स्लीप सी। और इसको हमने एज्यूम किया कि ये जो है वो क्या हो गया, थीटा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये होगा टेन थीटा। स्लोप ऑफ ए बी इज द टेन थीटा। स्लोप मतलब टेन थीटा होता है, मैथ्स में आप जानते हो, बाकी कोई ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर, ये यहां से यहां तक, और बेस यहां से यहां तक, मतलब कि बीसी अपॉन एसी। या बहुत ज्यादा तो सोचना नहीं है, ठीक है। बीसी कितना है ये देखिए, ध्यान से देखिए, बीसी यहां आते जाइए आते जाइए आते जाइए, ये 7 से लेके और 3, यानी ये हो जाएगा 7 - 3 डिवाइडेड बाई एसी। यहां से देखो ये कितना है 10 और ये कितना है 4, ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 10 - 4, तो 4/6, यानी कि 2/3 ओम। सिंपल। इस तरह से हम लोग ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। क्लियर है। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में जरूर हमें बताएं, तो फिर उसके बाद से मैं आपको उसके अकॉर्डिंग उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज ओमिक एंड व्हाट इज नॉन ओमिक कंडक्टर। नाम से ही क्लियर है, काफी सिंपल है। ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, ओमिक कंडक्टर हो गए, ठीक है। और नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, उनको हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। तो क्लियर है, ओमिक कंडक्टर हो गए ओम्स लॉ और फॉलो ओम्स लॉ, नॉन ओमिक कंडक्टर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा
वो होगा ओमी कंडक्टर। जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो हो जाएगा नॉन ओमी कंडक्टर। अब ये बताइए, अगर ओमी कंडक्टर की बात करें तो V और I के बीच का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो नॉन ओमिक तो फॉलो नहीं करता यार। अगर ओमिक कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है और V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो नॉन ओमिक कंडक्टर के साथ क्या होगा? नॉन ओमिक कंडक्टर ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करता, और अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता तो V और I के उनके लिए जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, यानी कि कर्व होगा। यानी कि ओमिक कंडक्टर में द ग्राफ बिटवीन V एंड I is straight line, but in case of non-ohmic conductor, the graph between V and I is curve. ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्लियर है, in ohmic conductor the graph between V and I is straight line or linear, and non-ohmic conductor it is non-linear. अब एग्जाम्पल क्या होगा? तो देखो, जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी मेटल होंगे, ये सब के सब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप्स के मेटल हैं, सब ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आपको इसका मतलब नॉन मेटल नहीं भाई। जैसे एक आपने नाम सुना हो, डायोड। डायोड ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ये आप आगे पढ़ोगे, आप कहोगे फिर भी सर, अच्छा चलो ठीक है, डायोड नहीं है। एलईडी नाम सुना है? ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर, ये तो सबसे ज्यादा यूज होता है भाई। लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी एक टाइप का डायोड ही है। आपने सुना होगा, एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, इन दोनों के बीच में एक चीज आती है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक चीज आती है जिसको कि हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की आती है सेमीकंडक्टर, ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर है। ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये भी आप पढ़ोगे। ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। तो क्लियर है, ओमिक कंडक्टर फॉलो ओम्स लॉ, द ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर ओमिक कंडक्टर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, एंड नॉन ओमिक कंडक्टर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, द ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर ऑलवेज लीनियर, नॉन लीनियर, सॉरी नॉन लीनियर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल ऑफ ओमिक कंडक्टर इज द, example of ohmic conductor is the, simple है भाई, metal conductor. An example of non-ohmic conductor is the diode, LED, semiconductor, transistor. नॉन ओमिक कंडक्टर में हमें एक चीज मिलती है जिसका कि नाम आपने काफी पहले सुना होगा, ये होता है नॉन ओमिक कंडक्टर में हमें मिलता है डायनामिक रेजिस्टेंस। अगर नॉन ओमिक कंडक्टर है तो इसमें हमें डायनामिक रेजिस्टेंस मिलता है। डायनामिक रेजिस्टेंस का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मींस इसका रेजिस्टेंस जो है ना वो चेंज होता रहता है। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता ओमिक कंडक्टर जो होते हैं, लेकिन जो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं उनमें डायनामिक रेजिस्टेंस मिलता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो आप कहोगे कैसे हम फाइंड करेंगे? तो एक चीज आपको इसमें क्लियर कर दें कि हमेशा आपको नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर रेंज के लिए आप फाइंड कर सकते हो। भाई अगर रेजिस्टेंस फिक्स है तब तो आप निकाल लोगे, लेकिन रेजिस्टेंस अगर फिक्स ही नहीं है तो आप कैसे निकालोगे बताइए? कि आपके लिए ऑप्शन क्या होता है कि जैसे मान लो कि टॉर्च का जो बल्ब होता है ना, वो भी जो पुराने वाले आते थे, ये सब नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। जैसे ये मान लीजिए ग्राफ है आपके पास, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि यार ये क्या शो कर रहा है, तो क्लियर है कि V और I के बीच का ग्राफ क्या हो? स्ट्रेट लाइन है। V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अगर है
है, याद नहीं है? अगर है तब तो भी कंडक्टर है। यहाँ पे बी और आई के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ये क्या है? नॉन ओमिक कंडक्टर। ये भी ठीक है। तो नॉन ओमिक कंडक्टर में आप पॉइंट ए पर चले गए और पॉइंट बी पर चले गए, इन दोनों के बीच का आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है? क्योंकि वेरिएबल है भाई, वेरिएबल है तो हर जगह चेंज हो गया, तो आपको एक इंटरवल सेलेक्ट करना पड़ेगा। नॉन ओमिक कंडक्टर में आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक इंटरवल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कहां से कहां तक निकालना चाह रहे हैं। तो मान लो आप ए से बी तक निकालना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो कि एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है? तो ये जो हो जाएगा यहां से यहां तक, ये हो गया डेल्टा आई, और ये जो आपका यहां से यहां तक होगा ये हो जाएगा डेल्टा वी। तो जो डायनामिक रेजिस्टेंस आएगा, आरडी से भी कई जगह डिनोट किया जाता है, वो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। चलो कैपिटल स्मॉल कुछ भी ले सकते हो। तो अगर इस पॉइंट को चेंज करोगे तो डायनामिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। नाम ही इसका डायनामिक रेजिस्टेंस है। लेकिन ओम्स लॉ को अगर ये फॉलो करेंगे तो चाहे पॉइंट आप कहीं से भी कहीं पर ले लो, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। और होगी भी क्यों? होगी भी क्यों? V और I के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, सेम लाइन है, सब कुछ सेम है, स्लोप सेम है, तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा। लेकिन इसका स्लोप चेंज हो रहा है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। थोड़ा सा वापस आते हैं V और I ग्राफ पे, ध्यान रखिएगा हमेशा कि ग्राफ आपके पास कौन सा है। ये V है, ये I है। इसी तरह से ये I है, ये V है। ये आपके पास दो ग्राफ है, ठीक है? इसमें हमने सेम डायग्राम ले लिया, ये R1, ये R2, और फिर हमने यहां पर भी इनके लिए सेम कंडीशन ले लिया, ये R1 और ये R2। आपसे कहा जाए कौन ग्रेटर होगा, कौन स्मॉल होगा, ये आपको बताना है। आप कहोगे यार ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा ग्राफ कौन सा है। ये जो ग्राफ है वो VI ग्राफ है, तो जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा? V अपॉन I। यानी इससे क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस। मैं दोबारा बता रहा हूं इस चीज को, VI ग्राफ में जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। स्लोप मींस इंक्लिनेशन। यहां पे हम बात करने जा रहे हैं इंक्लिनेशन की। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे R1 और R2 में किसका इंक्लिनेशन ज्यादा है? R1 का। ग्राफ कौन सा है? VI। मतलब स्लोप किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस के। जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है कि नहीं? VI ग्राफ है। तो क्या हो जाएगा? R1 का स्लोप देखिए, इसका स्लोप इस R2 से ज्यादा है, तो R1 ग्रेटर देन R2। लेकिन कहानी आपकी यहां पे रिवर्स हो जाती है। अब यहां पे ग्राफ कौन सा आ गया? IV ग्राफ। तो अगर IV ग्राफ हो गया तो जो स्लोप होगा आपको भी पता है, y एक्सिस अपान x एक्सिस, यानी कि I अपान V, यानी 1 अपान R। मतलब साफ है, इसमें जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। स्लोप इक्वल टू 1 अपान R। तो क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर VI ग्राफ है, अगर VI ग्राफ है तो जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो देख लीजिए, जैसा कि देखने में समझ में आ रहा है कि इसका इंक्लिनेशन ज्यादा है, तो R1 ग्रेटर देन R2। लेकिन अगर मान लीजिए कि IV ग्राफ है तो इसमें जो स्लोप होगा 1 अपान R के इक्वल होगा। तो इस केस में जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी R1 लेस देन R2। तो क्लियर है? VI ग्राफ है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर यही IV ग्राफ हो जाए तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। यहाँ पे देख के आप, ये भी मतलब काफी इजी है, इसको देखोगे आप इजिली कर सकते हो इसको, ठीक है? तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, ये चीजें इतनी हो गई जिसमें कि हमने इसको डिस्कशन किया। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो होगा वो किस पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है? इसका डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर दे, ठीक है?
आपका सपोर्ट अच्छा मिल रहा है हमें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, थैंक यू।